नमस्कार जय साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। आज हम डिस्कस करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पिछली परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं। और सारी वीडियो की जो पीडीएफ है हमारी टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम सर स्टडी में आपको मिल जाएगी। कल हम आपकी सारी पीडीएफ इस टेलीग्राम पर डाल देंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं एग्जाम सर स्टडी को। चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, संस्थागत नियोजन का क्या अर्थ है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया नियोजन है। यानी कि जैसा कि आप कोई विद्यालय में गए पढ़ाने के लिए, तो उसमें बच्चों के लिए एक पाठ योजना और पूरे साल भर का जो कार्यक्रम बनाया जाता है वही योजना हमारी संस्थागत नियोजन कहलाती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय प्रबंधन से आपका क्या आशय है, आप फिर क्या आप समझते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। यानी कि जैसे कि आपका विद्यालय है, विद्यालय का मतलब क्या है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि उनको लक्ष्यों तक पहुंचाना, उनका विकास करना, उनके लिए योजना बनाना, उनके लिए बेहतर क्रियान्वयन करना। इसका जो कार्य एक समूह करता है वही हमारा विद्यालय प्रबंधन कहलाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है। जो विद्यालय प्रबंधन बनाया जाता है उसमें मेन कौन होता है, मुखिया कौन होता है। उसका मेन मुखिया प्रधानाचार्य होता है। कौन, विद्यालय का जो प्रधानाचार्य होता है उसका हेड होता है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय प्रबंधन की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर बात करेंगे इनकी विशेषताओं की तो उनके बारे में देख लेते हैं। पहला हो जाएगा आपका, विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन होना चाहिए। यानी कि विद्यालय प्रबंधन आपका है फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक नियम एक बार बना दिए गए वो कभी नहीं बदल सकते। यानी कि जो नियम है भैया बच्चों के अनुसार कभी भी बदल दिए जाने चाहिए। जैसे कि बच्चों के लिए जो है भैया शिक्षा केंद्रित, यानी कि शिक्षा केंद्रित हो, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित बोल सकते हैं, जिसे बाल केंद्रित बोल सकते हैं। ऐसी शिक्षा दी जाए जो अभ्यर्थियों के बहुत अच्छे से समझ में आए, उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ी हुई हो। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, यानी कि व्यवहारिकता पाई जाए, ना कि ऐसा ना हो कि उसमें संकीर्ण भाव रखे जाएं। उसमें कैसे भाव होने चाहिए, व्यापक होने चाहिए और व्यवहारिकता होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ लिखिए। सरल शब्दों में प्रबंधन का क्या मतलब हो जाएगा। सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। अंग्रेजी शब्द मैनेज का मतलब क्या हो जाएगा, मैन टेक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंधन का अर्थ व्यक्तियों को कार्य लेना है। जैसे कि आपको पता है कि विद्यालय प्रबंधन बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि उसमें कुछ प्रधानाचार्य के अलावा उसमें कुछ हमारे क्या है बच्चों के अभिभावकों को जोड़ा जाता है, जिससे उनको क्या होता है कि बच्चों के लिए कुछ कार्य कराया जाता है, यानी कि बच्चों के बारे में योजनाएं बनाई जाती हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, कुशल प्रबंधन के महत्व को कौन स्वीकारते हैं। ये कौन स्वीकारते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कुशल प्रबंधन के नेतृत्व को डॉक्टर, वकील, शिक्षक, किसान, उद्योगपति तथा व्यापारी आदि स्वीकारते हैं। कौन कौन, आपके डॉक्टर हो जाएंगे, वकील हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे, किसान और उद्योगपति भी हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, प्रबंधन नियोजन अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में किस प्रकार सहायक है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। प्रबंधन के द्वारा नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। प्रबंधकर्ता कुशल प्रबंधन के द्वारा इन सभी तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। किन किन चीज़ों को, नियोजन आपका हो गया, अभिप्रेरणा द्वारा हो गया, नियंत्रण द्वारा हो गया, इससे किसमें वृद्धि होती है, इसमें विकास में वृद्धि होती है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है,
विद्यालय भवन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन होने चाहिए? विद्यालय भवन के अंतर्गत विद्यालय निर्माणशाला होगा, अब क्या हो जाएगा, और प्रयोगशाला हो जाएगी, खेल का मैदान होना चाहिए, पुस्तकालय भी होना चाहिए, और फर्नीचर उपकरण आदि सभी सम्मिलित होते हैं, और यही सभी विद्यालय के कार्यों के सुसंचालन में मदद करते हैं। यानी कि एक आदर्श विद्यालय मान लीजिए, उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, निर्माणशाला होनी चाहिए, प्रयोगशाला होनी चाहिए, खेल का मैदान भी होना चाहिए, पुस्तकालय, फर्नीचर उपकरण भी होने चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय में पुस्तकालय क्यों आवश्यक है? यानी कि विद्यालय में जो पुस्तकालय होते हैं किस लिए आवश्यक हैं? पुस्तकालय व वाचनालय विद्यालय में शैक्षणिक वातावरण को बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतः विद्यालय में पुस्तकालय का होना जरूरी है। पुस्तकालय में अच्छे स्तर की पुस्तकें होनी चाहिए, और जहां तक संभव हो पुस्तकालय की खुली व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि पुस्तकालय में व्यवस्था जो है भैया खुली होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन सी गठित की जानी चाहिए? अगर बात करें छात्रावास यानी कि हॉस्टल के बारे में, छात्रावास के जीवन को संचालित करने हेतु विभिन्न समितियां गठन किया जाना चाहिए। कौन कौन सी समितियां हो जाएंगी देख लेते हैं। आपकी एक हो जाएगी भोजन समिति, यानी कि जो बच्चों को भोजन उपलब्ध कराएगी, और एक हो जाएगी सफाई समिति, यानी कि सैनिटाइजर जिसे बोल सकते हैं कि साफ सफाई का कार्य करेगी, और तीसरी हो जाएगी अनुशासन समिति। यानी कि अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को दंड दिया जाएगा, इसका मतलब है कुछ टाइमिंग या क्रियाकलाप होते हैं उनकी भी समिति बनाई जाएगी। और चौथा हो जाएगा खेल समिति, यानी कि बच्चों को व्यायाम खेल भी आवश्यक है। और पांचवा हो जाएगा सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति, यानी कि बच्चों को खेल के साथ पढ़ाने के साथ साथ कुछ कार्यक्रम भी जरूरी हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है? अगर बात करेंगे विद्यालय की, तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल के बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इसलिए स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगर आपने एक विद्यालय का निर्माण कराया या एक विद्यालय का निर्माण कराया गया, तो भैया उसमें क्या किया जाएगा कि उसमें खेल का मैदान, यानी कि विद्यालय इतने में आपने बना लिया, ये विद्यालय बना लिया, लेकिन आपको एक खेल का मैदान भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे खेल के साथ साथ ही खेलते हैं। और खेल में जैसा कि आपको पता है कि बच्चे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या और बच्चों वाले भी खेल खेलते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मानवीय संसाधनों के प्रबंध से क्या तात्पर्य है? मानवीय संसाधनों के प्रबंध का तात्पर्य उचित एवं योग्यतानुसार कार्य वितरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। मानवीय संसाधनों का सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट है, प्रबंधन किसे कहते हैं? किसी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। यानी कि जैसे कि कोई विद्यालय कमेटी बनाई गई, उनके द्वारा वही कार्य कुशलतापूर्वक कर लिया जाए, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाए, उसी को हम प्रबंधन कहेंगे। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विद्यालय के प्रबंध के क्षेत्र बताइए। विद्यालय के प्रबंधन के अगर क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों, तो कौन कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा शिक्षा के विकास का लक्ष्य। पहला हमारा क्या होगा? शिक्षा का विकास का लक्ष्य, यानी कि बालक का विकास हो किसमें? शिक्षा में हो। और दूसरा हो जाएगा नियोजन के कार्यक्रम, और तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना तथा प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना किया जाता है। यानी कि ये हमारे कौन से कार्य हो जाएंगे? विद्यालय प्रबंध के कार्य हो जाएंगे। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है? अगर बात करेंगे इनके लक्ष्यों के प्रतिपादन की, तो विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का प्रतिपादन प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। कौन? जो कमेटी, विद्यालय कमेटी बनाई जाती है, उस समिति द्वारा ही किया जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का आकलन कौन कौन सी समितियां करती हैं? शिक्षक परिषद हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा छात्र परिषद, और तीसरी है शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां एवं सामाजिक सेवा समितियां। ये क्या करती हैं? विद्यालय प्रबंधन का आकलन करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई कार्य बताइए। कितने कार्य हैं? 4 कार्य आपको बताने हैं। पहला कार्य आपका हो जाएगा शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय हो और पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य, और तीसरा आपका है
और तीसरा आपका दिया है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, और चौथा हो जाएगा विद्यालय का बजट बनाना। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है विद्यालय की गतिविधि में अध्यापक के स्थान के संबंध में डॉक्टर राधाकृष्ण ने क्या कहा है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। विद्यालय की गतिविधियों में अध्यापक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस संबंध में डॉक्टर राधाकृष्ण ने कहा है कि अध्यापक का समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वह उस धुरी के समान है जो वैदिक परंपराओं, तकनीक, क्षमताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करता है, हस्तांतरित करता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखता है। वो कौन होता है? वो हमारा अध्यापक होता है। यानी कि जो आप बनने जा रहे हैं वो क्या करता है भैया, बच्चों के अंदर शिक्षा की ज्योति जलाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना, यानी कब लागू हुआ बोल सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षक परिषद जो अब आपका है 1993 में बना था। कब बना था? 1993 में बना था। अध्यापक के संबंध में मुदालिर आयोग के विचार लिखिए। बात करेंगे अगर मुदालिर आयोग के अनुसार क्या दिया है कि हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत हैं कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है। उसके व्यक्तिगत गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा उसका स्कूल में समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि तथा सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव उसमें काम कर रहे अध्यापकों पर आधारित होता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय का अर्थ बताइए। बात करें अगर समुदाय की तो क्या हो जाएगा? समुदाय का अर्थ होता है समुदाय, जिसे अंग्रेजी में कम्युनिटी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा म्यूनिस, यानी कि कम का मतलब होता है टुगेदर और म्यूनिस का मतलब होता है टू सर्व। ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा इस प्रकार। कम्युनिटी का अर्थ है कि एक सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। बोगार्डस ने समुदाय की परिभाषा देते हुए कहा है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र से विशेष में रहता है। किसकी भावना होती है? हम की भावना होती है, ना कि मैं की भावना होती है। व्यक्तिगत भावना मैं हो जाती है, लेकिन सामाजिक भावना है जो हम होती है, यानी कि हम सबका विकास हो, ना कि सिर्फ मैं का हो। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में है? राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन का संस्थान जो है आपका दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। स्कूल व समुदाय के संबंध में जॉन डेवी ने क्या कहा है? जॉन डेवी के अनुसार सर्वश्रेष्ठ तथा अत्यंत बुद्धिमान माता पिता अपने बच्चे के लिए जो चाहते हैं, समुदाय सभी बच्चों के लिए वही चाहता है। स्कूल के लिए अन्य कोई आदर्श संकीर्ण तथा असुंदर होगा और उसे कार्यान्वित करना अपने लोकतंत्र को नष्ट करना होगा। यानी कि उन्होंने बताया कि भैया कि जो अच्छे माता पिता होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, जो वही चाहते हैं, समाज में सभी व्यक्ति वही चाहते हैं कि उनके बच्चे उसी तरीके से पढ़ें। अगर बात करेंगे बच्चों को अगर स्कूल में नहीं भेजा जाएगा, अगर दूसरी जगह भेजा जाएगा तो आदर्श संकीर्ण तथा असुंदर होगा और उसे कार्यान्वित करना लोकतंत्र को नष्ट करना होगा, यानी कि वो लोकतंत्र के अनुसार नहीं होगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति के कार्य लिखिए। ग्राम शिक्षा समिति के कार्य इस प्रकार हैं, चलिए देख लेते हैं। विद्यालय के सामानों में सुधार का सुझाव देना, शिक्षकों की उपस्थिति और समय से आने के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को समाचार अर्थात जानकारी देना। और तीसरा पॉइंट है, चलिए देख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। बेसिक विद्यालय के भवनों में सुधार तथा विभिन्न विद्यालय की मरम्मत का सुझाव देना। ये किसके कार्य बताए गए हैं? ये भैया ग्राम शिक्षा समिति के हैं। यानी कि विद्यालय के सामानों में सुधार करना या विद्यालय में कोई मरम्मत करानी है उसका भी सुझाव देना है, शिक्षकों की उपस्थिति के बारे में भी जानकारी देना है। ये सब किसका कार्य है? ग्राम शिक्षा समिति का कार्य है। मातृ शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई? अगर इसकी बात करें मातृ शिक्षक समिति की तो इसके बारे में जान लेते हैं। शैक्षिक एवं सामाजिक लाभ की सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मातृ शिक्षक संघ की स्थापना की गई। आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक की संघ की स्थापना की जा चुकी है। किसकी? विद्यालय में माता शिक्षक संघ की स्थापना की जा चुकी है। अभिभावक, यहां पर अभिभावक होगा, ठीक है। शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें भैया कितनी होती है? 20 होती है। बजट की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अगर बात करेंगे बजट के बारे में, क्योंकि आपका इस विषय में पूछा गया है, बजट का संबंध कार्मिक क्षेत्र से होता है। इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की बोर्जर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ
चमड़े की थैली से लगाया जाता है। किसकी थैली से? चमड़े की थैली से लगाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। बात कर लेते हैं विद्यालय अनुदान के बारे में। विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। यह अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे चलते हैं। अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। ये बात किसकी की जा रही है भैया? आपके सरकारी स्कूलों की बात की जा रही है, क्योंकि इसमें प्राइवेट स्कूल नहीं शामिल हैं। यानी कि स्कूलों का जो भैया है खर्चा जो है कौन देता है? राज्य सरकारें देती हैं। और उनके द्वारा स्कूल में कौन देता है? कि बेसिक शिक्षा अधिकारी देते आके हैं। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है? समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है? विद्यालय को समुदाय के सदस्यों, धनी मानी तथा समाज सेवी संस्था द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों हेतु धन दिया जाता है। यह धन भी विद्यालय वित्त व्यवस्था को सुधारने में सहायक होता है। समुदाय के सदस्य विद्यालय में कमरे का निर्माण करा देते हैं। किसका निर्माण करा देते हैं? कमरे का निर्माण भी करा देते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय? अगर बात करेंगे कक्षा कक्ष प्रबंधन के बारे में तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष प्रबंधन का तात्पर्य उन भौतिक एवं मानवीय व्यवस्थाओं से होता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सके। कक्षा कक्ष के प्रबंधन से अभिप्राय कक्षा से संबंधित उपकरणों की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? उपकरणों की व्यवस्था है जो कक्षा में प्रयोग किए जाते हैं। आदर्श विद्यालय से आपका क्या आशय है? चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आदर्श विद्यालय क्या होता है? एक आदर्श विद्यालय भवन अत्यंत विशाल एवं विस्तृत हो, जिसकी कलाकृति आकर्षक लगने वाली हो तथा इसमें छात्रों का चलने फिरने की पूर्ण सुविधा हो। यानी कि एक कैसा विद्यालय होना चाहिए भैया? एक आदर्श विद्यालय जो है कैसा हो? एक बहुत अच्छा सुंदर विद्यालय हो जिसमें खेलने का मैदान भी हो, कलाकृति भी हो यानी कि उनके दीवारों पर डिजाइन भी की गई हो, और सारी सुविधाएं भी हों यानी कि सारे उपकरण भी हों, बैठने की व्यवस्था हो, और शिक्षक जो प्रयोग के मतलब यंत्र होते हैं वो यंत्र भी होने चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अब आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।